अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, उसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस को अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें फ़ोर्स अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखेंगे जिस तरह से हम इस पे फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो देखेंगे ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब हम लोग इस ऑक्टोपस पे फोर्स अप्लाई करेंगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। लेकिन अब हम एक और फोर्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और वो होगी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तकरीबन दरमियान में। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे इस तरह से जो मूव करता हुआ जा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में ये मूव करता हुआ जा रहा है ऑक्टोपस, तो हम किस तरह से इस पे पता चलाएंगे कि इस पे लगने वाली फ़ोर्स कितनी है। चलें, अगर हमें पता चल जाता है ये 10 न्यूटन 5 न्यूटन जितनी भी फ़ोर्स है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस पे कितनी फ़ोर्स लग रही है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इस पे कितनी फ़ोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें कंसेप्ट पता हो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है। और एक्स वाई प्लेन में हमने जिस तरह से प्रीवियसली अभी एग्जांपल डिस्कस की थी कि ऑक्टोपस पे हम फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, तो अब यहाँ हम फोर्स वेक्टर को नहीं कंसीडर कर रहे, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, तो ये ओ पी जो है ये ए वेक्टर को जाहिर कर रहा है। और ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टूडेंट्स जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर ये कितनी फोर्स लग रही थी और वाई एक्सिस पर कितनी फोर्स लग रही थी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें मिल जाएंगी इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर होता है इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस में इफेक्टिव वैल्यू है तो वो एक्स कंपोनेंट होगा, और अगर वाई एक्सिस में इफेक्टिव वैल्यू है ए की तो उसको हम लोग वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को क्या नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इसकी रेजोल्यूशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पॉइंट ओ से फर्ज करें, ये पॉइंट यहाँ जहाँ पे ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट एम है। तो ओ से एम तक का जो ये फासला है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए की इफ़ेक्टिव वैल्यू है इन एक्स एक्सिस या इन एक्स डायरेक्शन, और इसको हम लोग नाम देंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। समझ आइए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह से जब हम लोग इसका कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे वाई डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वाला जो फासला है ओ से लेके इस पॉइंट को आप नाम दे दें एन का। ओ से एन तक का जो फासला है इसको हम लोग नाम देंगे ए वाई का। यानी ये है इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, और ये है इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। ओ एम इज़ द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन एंड ओ एन इज़ द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन। इसलिए इसको एक्स कंपोनेंट का नाम देंगे और इसको वाई कंपोनेंट का नाम देंगे।
तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम लोग वेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी होती है, और आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई यूनिट वेक्टर होता है, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे ए वाई जे यूनिट वेक्टर, और इसको लिख देंगे ए एक्स आई यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट विद डायरेक्शन, और ये हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब स्टूडेंट्स गौर करें आप लोग, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो हैं, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, या एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, या एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। इस वजह से इन दोनों कंपोनेंट्स को, ए एक्स को और ए वाई को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए एक्स एंड ए वाई, दीज आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो याद रखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये मैंने COMP का लिखा है, इसका मतलब यही है कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है ए वाई के, और ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये इसका मतलब ये है एट राइट एंगल, यानी इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे कि ए एक्स और ए वाई जो हैं वो वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, इसकी चंद डेफिनेशंस यहाँ पे मैं लिखूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की किसी डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो इसमें ये हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में है इसको हम लोग नाम देंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और वाई डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू है इसको हम वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का नाम देंगे। अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ कि वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बता तो मैंने दिया है स्टूडेंट्स आप लोगों को, लेकिन इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर हैं या परपेंडिकुलर हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स जैसे इस डायग्राम में आप देखें, ये ए एक्स और ए वाई जो हैं इनके दरमियान में 90 डिग्री एंगल है, इस वजह से ए एक्स और ए वाई जो हैं ये वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये जो हमने सारा प्रोसेस किया है वेक्टर को तोड़ने का, एक वेक्टर ए को तोड़ने का, उसके ब्रेक करने का, स्प्लिट करने का उसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसको डायग्राम के साथ समझते भी हैं। जी स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं या तोड़ते हैं उसके कंपोनेंट्स में, तो वो प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं या स्प्लिट करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, हमने इस वेक्टर ए को ए एक्स और ए वाई में जब तोड़ा तो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस था इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का, इसको हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास डायग्राम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और P पॉइंट से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हमने P से पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट M तक, तो स्टूडेंट्स O से लेके M जो है, ये वाला पूरा जो इसका साया बन रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे प्रोजेक्शन का। यानी ये स्टूडेंट्स याद रखें, ये वाला शेडिड एरिया यानी पॉइंट P से पॉइंट M तक, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये इसका साया है स्टूडेंट्स वेक्टर A का एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम लोग नाम देते हैं OM इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट N तक, P से लेके N तक, तो स्टूडेंट्स ये जो ON है ये प्रोजेक्शन है या साया है वेक्टर A का ऑन वाई एक्सिस। तो ये आ जाएगा ON इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स बने थे OM और ON। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं, इन दो वेक्टर्स को OM और ON को, बाय हेड टू टेल रूल। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ON को एज इट इज़ उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ये जो मैंने ग्रीन लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्रीन वेक्टर से ON को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया और यहाँ पे रख दिया, और किसके साथ जोड़ दिया, इस OM के हेड के साथ मैंने टेल जोड़ दी इसकी AYJ यूनिट वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल। इस तरह से हमने एक रिजल्टेंट जो है उसको मान लिया। वेक्टर A जो है ये रिजल्टेंट है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A ही का। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, बाय हेड टू टेल रूल हमारे पास OP यानी रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, OM प्लस MP। तो ये आज अब हमने लिख दिया, क्योंकि ON जो है वो दरअसल किसके बराबर है, MP के बराबर। ये वाला ON जो है ये स्टूडेंट्स किसके बराबर है, MP के बराबर है। इस वजह से हमने ये पैरेलल शिफ्टिंग की। इक्वल वेक्टर्स, बाय इक्वल वेक्टर्स डेफिनेशन के जब भी आपके पास वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास A वेक्टर आ जाएगा, OP किसके बराबर है, वेक्टर A के, और OM किसके बराबर है, AXI यूनिट वेक्टर या AXI कैप के बराबर, प्लस MP किसके बराबर है स्टूडेंट्स, AYJ कैप के। तो ये आपके पास वेक्टर A किसके बराबर आ जाएगा, AXI कैप प्लस AYJ कैप। अब आप इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वेक्टर A जो है वो दरअसल सम होता है कंपोनेंट्स x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A की, सम के बराबर होता है वेक्टर A। तो स्टूडेंट्स या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वेक्टर A जो है वो दरअसल रिजल्टेंट है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A और y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A का। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसको x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A फाइंड करने के लिए, और y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A कैसे फाइंड करते हैं ये अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने इस डायग्राम, ये जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया है, वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने ये एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OPM, ठीक है, इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है OPM को, और मैंने साथ आपको ये दोनों इस तरह से दिखाई हैं कि ये देखें, ये जो ब्लैक लाइन है ये बेस को जाहिर कर रही है। ये वाले मैंने पूरी की पूरी ट्रायंगल को अलग करके मैंने उठा लिया है। अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर दूंगी ताकि आपको ये आइडिया हो ये ट्रायंगल कहाँ से आई है। तो स्टूडेंट्स ये वाला ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन मैंने यही यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और अब हम इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह से हम AX और AY फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स हमने ये ट्रायंगल यहाँ पे बनाई हुई है OPM, राइट एंगल ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, ये जो मैंने A लिखा हुआ है तो इसके ऊपर एरो हेड नहीं लगाया हुआ, और हम जब हेड टू टेल रूल से उसको ऐड कर रहे थे
हम लोग 3 वेक्टर्स को 2 वेक्टर्स को ऐड करके हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया, तो उसमें हम एरो हेड्स लगा रहे थे, लेकिन जब मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने कोई एरो हेड्स नहीं लगाए। स्टूडेंट्स ये याद रखें, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे, इस वजह से हम यहाँ पे एरो हेड्स नहीं लगाएंगे। और ये जो आपके पास a है, ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से ये जो ax है, इसके साथ मैंने i यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही हूँ। तो ये ax आएगा, i यूनिट i कैप नहीं आएगा। इसी तरह से ay है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a है, और इसके साथ j कैप इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रही। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे गौर तलब ये है कि ax और ay दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। इस वजह से ax और ay जो हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें, ax ay जो हैं ये क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर a के। तो ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ऐसे वेक्टर्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ ax और ay के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं a वेक्टर के। दूसरी अहम बात, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें हम इसकी डिफरेंट साइड्स देखेंगे। तो याद रखें स्टूडेंट्स, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो हमारे पास हमेशा बेस होती है। तो इसमें OM जो है, OM हमारे पास ये क्या है? इसकी बेस, और इसको मैंने कैपिटल B से जाहिर करना है, जब भी आगे जाहिर करूँगी। उसके बाद ये जो हमारे पास OP है ये है इसका हाइपोटेन्यूज, और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करूँगी। और PM, P से लेके M तक का जो फासला है या लेंथ है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको कैपिटल P से जाहिर करूँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को देखेंगे। तो आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में पढ़ा होगा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है OPM, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ये OPM। इसमें कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे किसके बराबर है? OM के बराबर है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है O से लेके P तक की लेंथ, तो हम लिखेंगे OP। तो ये हमारे पास OM जो देखें आप स्टूडेंट्स, तो ये AX के बराबर है। तो ये आ जाएगा AX डिवाइडेड बाय OP किसके बराबर है? A के बराबर। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे AX डिवाइडेड बाय A। तो AX किसके बराबर आ जाएगा? ये A यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AX इज इक्वल टू A cos थीटा बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये याद रखें, AX हो या A हो, ये दोनों क्या हैं आपके पास? मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, इस वजह से हमने इनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालना है। फिर से वही हम राइट एंगल ट्रायंगल OPM यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन थीटा, वो हमारे पास बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास है PM के बराबर और हाइपोटेन्यूज बराबर है OP के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे OPM डिवाइडेड बाय OP विच इज़ इक्वल टू PM किसके बराबर है स्टूडेंट्स? AY के बराबर, और OP किसके बराबर है? A के बराबर। AY डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। तो यहाँ से AY किसके बराबर आ जाएगा? A मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। फिर से यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि AY जो है ये आपके पास, इसकी डायरेक्शन हम जाहिर नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो AY बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ A, और इसी तरह से A जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A है।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास x और y कंपोनेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि x कंपोनेंट ऑफ कोई भी वेक्टर फाइंड करें तो आपने उसका x कंपोनेंट कैसे निकालना है, तो आप लिखेंगे ax इज इक्वल टू a cos थीटा, fx इज इक्वल टू f cos थीटा, जो भी आपको वेक्टर दिया जाए bx इज इक्वल टू b cos थीटा। इसी तरह से y कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये डिफरेंट हम लोग वेक्टर्स के फाइंड कर सकते हैं कंपोनेंट्स। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर ए जो है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किया जाता है और डायरेक्शन कैसे मालूम की जाती है। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करेंगे, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये किसके बराबर आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं पैथागोरियन थ्योरम का। इसको हम किसका नाम देते हैं, पैथागोरियन थ्योरम का, पैथागोरियन थ्योरम, ठीक है। और उर्दू मीडियम वाले मसला फिसागोरस शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ओ पी के बराबर है ओ पी स्क्वायर, और बेस है ओ एम के बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर। तो ओ पी किसके बराबर है ए, तो ए स्क्वायर, और ओ एम किसके बराबर है ए एक्स इसका स्क्वायर, और एम पी किसके बराबर है ए वाई और इसका स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ए आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जहाँ भी आपसे कहा जाए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपली यहाँ डेरिवेशन नहीं करेंगे जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू वगैरह दिया जाए तब। अब हम स्टूडेंट्स इसके डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड करेंगे, तो वो कैसे फाइंड करनी है, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी एम, उसमें टेन थीटा अब हम फाइंड करेंगे। डायरेक्शन के लिए हमेशा टेन थीटा फाइंड किया जाता है, वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है पी एम पी के बराबर और बेस है हमारे पास ओ एम के बराबर, और एम पी जो है वो ए वाई के बराबर है और ओ एम जो है वो ए एक्स के बराबर है। तो स्टूडेंट्स टेन थीटा आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू यानी एंगल हम फाइंड करेंगे टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दे रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्यों ड्रॉ किया जाता है और इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट बात, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है वेक्टर को तोड़ना। तो रिवर्स जो है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ resolution is called addition of vectors। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जो हम रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं उसमें वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ रहे होते हैं और एडिशन में उन कंपोनेंट्स को जोड़ रहे होते हैं और वो वेक्टर बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर है, या एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में बात आपसे पूछी जा सकती है। आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, तब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।